उत्तिष्ठ भारत। आज के इस सेकंड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक में पहला आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। तो पोषक तत्वों में कौन से शामिल होते हैं? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे। आंसर क्या होगा? तो देखिए, विटामिन जो होते हैं पोषक तत्वों में होते हैं, वही बात करेंगे हम लोग अगर इनके कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाते हैं आपको? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, मिनरल और एक प्रोटीन। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं भोजन के तत्व, जिनसे हम लोग को एनर्जी मिलता है। वैसे भोजन से ही एनर्जी मिलता है, भोजन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं जो इन 5 में शामिल है? खनिज लवण और विटामिन्स। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आहारी रेशे क्या होते हैं? रफेज, हमारे पेट को साफ करते हैं, जैसे ब्रशिंग का काम करते हैं पेट में। आंसर हो जाएगा 1 और 2। आंसर की एक्सप्लेनेशन की बात करें हम लोग तो देखेंगे, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ हमारे पेट को साफ रखने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। यस, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। वहीं बात करें कि दोनों में कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो ऊर्जा देता है ज़्यादा फैट, ये ज़्यादा ऊर्जा देता है फैट, और कार्बोहाइड्रेट उससे कम ऊर्जा देता है। बट कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जब खाते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं, उसी समय एक्टिव मोड में आ जाता है। वहीं वसा लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है और कुछ समय के बाद ये एक्टिव होता है। दूसरा बात है, प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन जो होता है, हम जानते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, तो ये तो ज़रूरी है, ये सही है। वहीं खनिज लवण जो है हमारे शरीर के अनुरक्षण में काम करता है, तो ये भी बात सही है, दोनों बात सत्य है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने पे, डॉक्टर हम लोगों को देता है क्या? तो विटामिन से देता है, यानी फाइट करने के लिए। किससे? रोगों से फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे 1, 2 and 3 ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। आंसर पे चलेंगे हम लोग, कहाँ दिया है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 डी में दिया है। आंसर देख लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और खनिज लवण की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, मेटाबॉलिज्म जो कंडीशन है उसको बैलेंस करके रखता है ये। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं, जबकि रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में और हमारे शरीर में इसकी सहायता करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट पहले सबसे ये समझेंगे होता क्या है। आप लोग सुनते हैं ग्लूकोज का नाम, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ये कभी कभी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और कभी कभी शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज़ें किस किस से मैच कर रहा है? शर्करा और स्टार्च यानी मंड के रूप में। अब अमीनो अम्ल क्या होता है? तो अमीनो अम्ल से मिल करके प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो अम्ल मिलेंगे, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। इनमें से कौन से जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। बाकी ये दोनों तो उसके टाइप है। आंसर की बात कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ आंसर ए में दिया है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं।
हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा है। वहीं अगर सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज आदि चीज़ों की बात करें, लैक्टोज की, तो वो भी सभी क्या होते हैं, शर्करा वाले ही चीज़ें होती हैं, यानी मीठी चीज़ें होती हैं और उनमें सब में इसकी मात्रा होती है। अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन होता है और 20 लगभग मिनिमम हम लोगों को 20 अमीनो एसिड मिलेगा तो फॉर्मेशन होगा किसी क्या चीज़ का, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फैट क्या होता है? ये भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये बात सत्य है। फैट जानते हैं हम लोग कि जब शरीर में फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है तो शरीर मोटा होता है और वही फैट जो है भोजन नहीं मिलने पे गल के गिरने लगता है, जिससे जब शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, शरीर भोजन नहीं ग्रहण करता है, तो व्यक्ति की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि जो फैट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होकर के व्यक्ति सिंक्रोनाइज अवस्था में चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी बात सत्य है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें वसा से ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होती है, तो ये भी बात सत्य है। क्योंकि अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाऊँ और 1 ग्राम ही वसा खाऊँ तो मुझे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी फैट से, है ना। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो लास्ट ऑप्शन दिया है ये क्या लिखा है उसको मैं गौर से करूँ। वसा की तुलना में यानी फैट की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से, अच्छा कार्बोहाइड्रेट से इसमें लिखा है ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा ना। फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है ना, रेदर देन द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इफ़ यू एट द सेम क्वांटिटी ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट देन यू विल गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट रेदर देन द कार्बोहाइड्रेट। यस, तो आंसर ये तो गलत है, तो 1 और 2 ही करेक्ट होगा। ऑप्शन पे मूव करते हैं हम लोग। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 1 और 2, बी ऑप्शन। आंसर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन 3 जो था गलत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूँकि जल भी हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन के अलावा, तो भोजन के अलावा जो जल ग्रहण होता है, अब उनमें क्या खासियत होती है उस बात को समझेंगे आप लोग। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। तो ये बात सत्य है कि सारा ग्रहण किया हुआ जल जो है हमें सिर्फ पीने से नहीं आता है, खाने के मात्रा में भी उसकी क्वांटिटी होती है, ये बात सत्य है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यस, ये भी बात सत्य है कि जल जो होता है हमारे शरीर को साफ रखता है, अदरवाइज़ हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो दोनों बात सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 और दोनों, सी। देख लेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। दोनों कथन सत्य है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय इत्यादि। जल शरीर में या जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे विटामिन ए दिया है और इससे जो रोग होने वाला है, तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, दृष्टिहीनता। वहीं B1 से बेरी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अब ये होते क्या है इस बात को समझ लेंगे आप लोग। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, तो नाइट ब्लाइंडनेस सबको क्लियर है। वहीं
विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, तो इसमें क्या होगा, आपके मसल्स जो हैं अच्छे फॉर्म में नहीं रहेंगे, है ना, झूल जाएंगे। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी में हमारे मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। वहीं विटामिन D की कमी से रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके ऑप्शन को आप लोग मैच कर लेंगे, तो मैं मैच नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आंसर बता दिया है। चूँकि इसका आंसर ए था, आप लोग करेक्ट उसमें कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रटौंधी होती है। वहीं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण हैं। वहीं विटामिन B1 की बात करें तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियाँ होती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी आती है और इस रोग के ये लक्षण हैं। वहीं विटामिन C की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है, इस रोग का ये प्रमुख लक्षण है। वहीं विटामिन D की बात करें तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है और अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं, यानी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसको चुनना है। विटामिन ए त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है, तो आँखों है मतलब ये सत्य है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, अभी देखें हम लोग विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है, तो ये तो गलत हो गया। विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायक होता है, तो विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायक होता है, ये सत्य बात है। और यहाँ विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन D हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में सहायक होता है, तो ये भी बात सत्य है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, B। अब यहाँ बात देते हैं कि इतने सारे विटामिन पढ़े हम लोग। विटामिन्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसमें से कुछ वाटर सोलुबल होते हैं और कुछ फैट सोलुबल। तो वाटर सोलुबल में B और C होते हैं। विटामिन B और C वाटर यानी पानी में घुलनशील होते हैं। वहीं विटामिन DE, यहाँ लिखूँ DEKA, डेका याद रखेंगे, तो DEKA यानी ADEK विटामिन जो होते हैं ये फैट में सोलुबल होते हैं। आंसर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कथन A-C-D सही है परंतु B गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक विटामिन C होता है। विटामिन C भोजन पकाने में आसानी से गर्मी में से नष्ट हो जाता है, तो ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये खनिज है और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। कैल्शियम कमी से हम लोग का अस्थि क्षय होता है, यानी कैल्शियम की कमी से हम लोग के जो दांत होते हैं कमज़ोर होंगे, हम लोग की हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, तो ये सत्य बात है, ये सही सुमेलित है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है। टाटा नमकीन खाओ, टाटा नमक खाओ और सारे ग्वाइटर को दूर भगाओ। लौह की कमी से दंत रोग नहीं होता है, लौह की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हीमोफीलिया वगैरह रोग हो जाता है, वो रोग हो जाता है। इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित है ना, तो 1 और 2 सही सुमेलित है। इसके आंसर की बात करेंगे हम लोग, यहाँ आंसर देखेंगे। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। जब हम लोग को लंबे समय तक न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं मिले, न्यूट्रिशन हम लोग का अच्छा नहीं हो, बैलेंस डाइट नहीं हो, तो अभावजन्य रोग होंगे, है ना, डिफिशियंसी डिजीज होंगे। कैल्शियम कमी से अस्थियाँ एवं दंतस्य से संबंधित विकार होता है, तो कैल्शियम हमारी अस्थियों के लिए और दांत के लिए ज़रूरी है। वहीं आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है, गर्दन में एक ग्रंथि हो जाती है और उसमें ये गला जो है फूल करके बाहर आ जाता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता के भी ये प्रमुख लक्षण है। तो बच्चे लोग को अगर नमक, टाटा सॉल्ट नमक नहीं खिलाया जाए तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मानसिक दृष्टि से अपंग हो जाएंगे। वहीं लौह की कमी से अरक्तता होती है, यानी क्या होगा, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और ये हीमोग्लोबिन जैसे ही कम होगा आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा और आपको कमजोरी का अनुभव होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होती है। तो हम लोग जानते हैं बॉडी बिल्डिंग जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है प्रोटीन, तो उसकी कमी से हम लोगों में वृद्धि नहीं होगा। बाकी सब तो अलग अलग चीज़ें हैं। विटामिन से हम लोगों को
डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प मिलता है, वहीं वसा से हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके आंसर पे बात कर, तो ये है आंसर हम लोगों का। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। चलिए कल हम लोग देखेंगे तंतु से वस्त्र तक का जो सफ़र है उसको देखेंगे।